नमस्कार दोस्तों। हम हिंदी साहित्य का इतिहास को पढ़ रहे थे। भाग फर्स्ट हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में अब आज भाग 2 है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रयोजन। साहित्य के इतिहास लेखन का मूल प्रयोजन साहित्य की प्रवृत्तियों एवं उनकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। उसके आंतरिक और बाह्य संघर्ष की गाथा को सरल सुबोध भाषा में वर्णित करना है। साहित्य की प्रेरक शक्तियों के साथ आंतरिक भाव सामंजस्य बिठाना है तथा जीवन की गति प्रदान करने वाले साहित्य की समाज में क्या भूमिका है उसे बतलाना एवं राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का दिग्दर्शन कराना साहित्य इतिहास का प्रयोजन होता है। साहित्य शब्द इति और हास से बना है। किस किस शब्द से बना है? इति प्लस हास से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? ऐसा ही था। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? ऐसा ही था। यदि साहित्य के इतिहास को साहित्यिक दिग्दर्शन कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा, क्योंकि यह वर्तमान और अतीत के पक्षों को उजागर करता है और हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी का मूल उद्गम और उसके क्रमिक विकास को समझाता है। साहित्य का इतिहास अपने विकास क्रम का अध्ययन करता है, समाज का ध्यान केंद्रित करता है। साहित्य का कालक्रम, नामकरण, उसमें योगदान देने वाले कवि, लेखकों का सहयोग, तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन करता है, जो समाज के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि उसके द्वारा विकास क्रम के सोपानों और स्तरों को आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद में तत्कालीन कवियों की काव्य भाषा और काव्य शिल्प से परिचय होता है, जो आगामी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। अतः साहित्य का इतिहास कवि लेखकों की काल संबंधी विवेचना करते हुए उनकी कृतियों का भी विश्लेषण करता है। अतः साहित्य के इतिहास का मूल प्रयोजन विगत युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन करना है, क्योंकि साहित्य का इतिहास मानव की चित्तवृत्तियों का चित्रण और समसामयिक परिवेश का विवरण प्रस्तुत करता है। जिस प्रकार समाज साहित्य को प्रभावित करता है, ठीक उसी प्रकार साहित्य भी समाज को प्रभावित करता है। इसलिए साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है। साहित्य समाज का क्या कहलाता है? साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है। इसके बाद में अगला टॉपिक आएगा हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत। इतिहास सदैव साक्ष्य की खोज करता है। किसकी खोज करता है? इतिहास साक्ष्य की खोज करता है। यह प्रमाणित साक्ष्य प्राप्त होने पर आगे बढ़ता है, यही इसकी आधार सामग्री है। अगर प्रमाणित साक्ष्य प्राप्त हो गए तो ये क्या करता है? आगे बढ़ता है, यही इसकी आधार सामग्री है। साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? साक्ष्य होते हैं 2 प्रकार के। साक्ष्य कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला कौन सा होता है? पहला होता है अंतर साक्ष्य। कौन सा है? अंतर साक्ष्य। और दूसरा कौन सा है? दूसरा का नाम है बाह्य साक्ष्य। एक हो गया अंतर साक्ष्य, एक हो गया बाह्य साक्ष्य। अंतर साक्ष्य के अंतर्गत उपलब्ध सामग्री में आधारभूत कृतियों, ग्रंथों, कवि एवं लेखकों की फुटकर प्रकाशित रचनाएं होती हैं। जो अंतर साक्ष्य होता है उसके अंतर्गत क्या क्या होता है? आधारभूत कवियों और ग्रंथों, कवि एवं लेखकों की फुटकर प्रकाशित रचनाएं होती हैं। बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत ताम्रपत्रावली होती हैं, शिलालेख होते हैं, वंशावलियाँ होती हैं,
जनश्रुतियाँ होती हैं, कहावतें होती हैं, ख्यात होते हैं एवं वचनिकाएँ जैसी सामग्री बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत आती है। यही है साक्ष्य कितने प्रकार के? साक्ष्य होते हैं दो प्रकार के। एक पहला साक्ष्य होता है अंतर साक्ष्य, एक होता है बाह्य साक्ष्य। समझ में आ गया? अंतर साक्ष्य के अंतर्गत तो कृतियाँ, ग्रंथ, कवि और लेखकों की फुटकर प्रकाशित एवं अप्रकाशित रचनाएं होती हैं। और जो बाह्य साक्ष्य होता है जिसमें ताम्रपत्रावली होती हैं, शिलालेख होते हैं, वंशावलियाँ होती हैं, जनश्रुतियाँ होती हैं, कहावतें होती हैं, ख्यात होती हैं, वचनिकाएँ जैसी सामग्री होती है। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि ताम्रपत्रावली, शिलालेख, वंशावलियाँ आदि कौन से साक्ष्य के अंतर्गत आती हैं? अंतर साक्ष्य के अंतर्गत या बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत? या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाए अंतर साक्ष्य के अंतर्गत क्या नहीं आता है? कृतियाँ, ग्रंथ, कहावतें लिख देंगे तो एक इनका दे देंगे। जो तत्कालीन युग को प्रदर्शित करती हैं। हिंदी साहित्य में अंत और बाह्य स्रोत के माध्यम से इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ, जिन्हें गोकुल नाथ द्वारा रचित एक रचना है 84 वैष्णव की वार्ता। ये प्रसिद्ध रचना है। ये किसकी है? ये गोकुल नाथ के द्वारा रचित है। एक और रचना है इनकी 252 वैष्णव की वार्ता है। गोकुल नाथ की है भी रचना। ये रचना भी किसकी है? गोकुल नाथ की है। गोकुल नाथ की दो रचनाएं हैं, एक तो 84 वैष्णव की वार्ता, एक 252 वैष्णव की वार्ता। इसके बाद में नाभादास करत भक्तमाल। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की। एक ध्रुवदास की भक्त नामावली। भक्त नामावली किसकी है? ध्रुवदास की है। संतवाणी ध्रुवदास की है। इसके बाद में अगला है भिखारी दास करत काव्य निर्णय। काव्य निर्णय किसकी रचना है? ये है भाई साहब भिखारी दास की। किसकी रचना है? भिखारी दास की। तथा अन्य कृतियाँ जैसे कवि नामावली है, मोद तरंगिनी है, श्रृंगार संग्रह है, हरिश्चंद्र की है सुंदर तिलक, मादा दीन मिश्र की है कवित्त रत्नाकर। कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? माता दीन मिश्र की। में कई कवियों की कविताएं का परिचय मिलता है। इस प्रकार अंतर साक्ष्य प्रकाशित रचनाओं और अप्रकाशित रचनाओं का संग्रह होता है। बाह्य साक्ष्य के माध्यम से इतिहासकार अपनी पैनी दृष्टि से तत्कालीन परिस्थितियों की खोज कर लेता है। कर्नल टोड के द्वारा लिखा गया राजस्थान में इतिहास चारण कवियों का और काशी नागरिणी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट में अज्ञात कवियों एवं लेखकों का परिचय मिलता है। इसके बाद में मोतीलाल मेनारिया। एक लेखक है मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थान में हिंदी में हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की। हस्तलिखित ग्रंथों की खोज किसने की है? हस्तलिखित ग्रंथों की खोज मोतीलाल मेनारिया ने की है। किसने की है? मोतीलाल मेनारिया ने। हिंदुओं के धार्मिक दर्शन के सिद्धांतों को निरूपित करते हुए उस समय के कवि लेखकों एवं आचार्य के विचारों की समीक्षा की। जनश्रुति के तात्पर्य है कि जनता में प्रचलित बातें जिसमें सत्य का अंश छिपा रहता है। यह कई वर्षों तक लोगों की जीभ पर रहती है, किंतु धीरे धीरे लिपिबद्ध हो जाते हैं। इसमें कवि की जीवन संबंधी घटनाओं का योग होता है तथा प्राचीन ऐतिहासिक शिलालेखों के आधार पर उस युग का चित्रण मिलता है। इस प्रकार की आधारभूत सामग्री के मूल स्रोतों के माध्यम से इतिहास लेखन होता है और यह लिपिबद्ध होकर एक ऐतिहासिक ग्रंथ बन जाता है। इसके बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा।
जो हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य लेखन की हिंदी साहित्य की लेखन सामग्री की प्राप्ति के पश्चात विद्वानों ने इतिहास लेखन प्रारंभ किया। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखन का श्रेय फ्रेंच भाषा के विद्वान को जाता है। जो फ्रेंच भाषा का विद्वान इसका नाम क्या था? गार्सा द तासी। इसकी एक पुस्तक आती है, हिस्toire de la littérature et du इतिहास। ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। क्या माना जाता है? ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। क्या है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसे माना जाता है? फ्रेंच भाषा के विद्वान गार्सा द तासी हैं, उनके द्वारा रचित हिस्toire de la littérature et du हिंदुस्तान नाम से कब प्रकाशित हुआ? ये 1839 में प्रथम भाग प्रकाशित हुआ, द्वितीय भाग 1847 में। ये भाग कितने भाग में? दो भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग 1839 में और द्वितीय भाग 1847 के अंतर्गत प्रकाशित होता है। इसे अंग्रेजी वर्णों के क्रमानुसार लिखा गया था। यह हिंदी और उर्दू के लगभग 70 कवियों का संग्रह है। कितने कवियों का संग्रह है इसमें? 70 कवियों का संग्रह है। तारसी ने प्रथम प्रयास में कवियों की जीवनी, उनके द्वारा रचित रचनाओं का उपलब्ध विवरण प्रस्तुत किया। यह नई दिशा का प्रथम कदम था। प्रारंभिक प्रयास प्रशंसनीय रहा और यह गौरवपूर्ण गाथा हिंदी के इतिहास लेखन की परंपरा में नींव का पत्थर थी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शिव सिंह सेंगर ने एक रचना रच दी, शिव सिंह सरोज। ये दूसरा इतिहास लिखा गया। कब? 1883 में दूसरा इतिहास लिखा गया। इसमें लगभग कितने कवियों का वर्णन था? 1000 कवियों का इसमें वर्णन था। उसमें कितने कवि थे? उसमें 70 कवियों का संग्रह था। इसमें है 1000 कवियों का संग्रह। इनमें कवियों की जीवन संबंधी घटनाएं, चरित्रों, उनकी कविताओं के संग्रह को संग्रहित किया गया। हिंदी साहित्य लेखन का तीसरा प्रयास किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इनकी पुस्तक कौन सी थी? द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये इनकी पुस्तक थी जॉर्ज ग्रियर्सन की, कि इन्होंने हिंदी साहित्य लेखन का तीसरा प्रयास किया। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से 1888 में प्रकाशित होती है। इन्होंने इस इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित किया। इस प्रकार का इतिहास पहली बार लिखा गया। वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित इतिहास कौन सा था? जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये था। इस प्रकार इतिहास पहली बार लिखा गया, किंतु कालबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत मिश्र बंधुओं द्वारा की गई। यह ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद है। ये किसके द्वारा? मिश्र बंधु के द्वारा रची गई है। 1913 में ये कैसा इतिहास था? काल क्रमबद्ध इतिहास था। काल क्रमानुसार इतिहास लिखा गया, वह पहली बार मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया है। इनके काल का विभाजन भी किया गया। इसी समय हिंदी साहित्य जगत में एक दैदीप्यमान नक्षत्र का अवतरण होता है। इनका नाम आचार्य रामचंद्र
शुक्ल था। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को सुव्यवस्थित कालक्रमानुसार लिखा। इस इतिहास को हिंदी साहित्य का प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद में अगला है यह नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में प्रकाशित होता है। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कितने भागों में बांटते हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित करते हैं। कौन करते हैं? रामचंद्र शुक्ल। विभाजित करके इतिहास की महत्ता को बढ़ा दिया, आगामी लेखकों के लिए सीधा एवं सरल मार्ग तैयार कर दिया। काल क्रमानुसार नियोजित एवं युगानुरूप इतिहास है, क्योंकि इन्होंने उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर काल विभाजन किया। इस इतिहास में शुक्ल जी ने अपना दृष्टिकोण भी स्पष्ट किया। इन्होंने लिखा कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य का स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला गया। आदि से अंत तक इसी चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखने के हुए साहित्य परंपरा के साथ इनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। शुक्ल के पश्चात हिंदी साहित्य के परवर्ती इतिहासकारों ने भी हिंदी जगत में अपना योगदान दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से इतिहास लिखा। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से इतिहास लिखा। ऐसे तथ्यों और निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जो लेखन की दृष्टि से नवीन सामग्री, नवीन व्याख्या देती हैं। अन्य लेखकों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 1938 में डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह इत्यादि के अपने अध्ययन शोध प्रबंध एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास में नवीन योगदान देता है। हिंदी भाषा पर सांस्कृतिक प्रभाव। अगला है हिंदी भाषा पर सांस्कृतिक प्रभाव। भारतवर्ष की विशाल घरों पर अनेक परंपराओं के लोगों ने आक्रमण किया, वह यहाँ रच बस गए। उनकी परंपरा भारत की संस्कृति में मिल गई। भारत की धरती पर वैदिक धर्म के साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार हुआ। बौद्ध धर्म ने मनुष्य को जियो और जीने दो की शिक्षा दी। किसने दी? बौद्ध धर्म ने जियो और जीने दो की शिक्षा दी। जैन धर्म ने इसी सिद्धांत को क्या कहा है? अहिंसा के नाम से अपनाया। जो बौद्ध धर्म ने तो क्या कहा है? जियो और जीने दो। और जैन धर्म ने इसी धर्म को क्या कहा है? अहिंसा के नाम से इस सिद्धांत का नाम दिया। किंतु वैदिक धर्म नष्ट नहीं हुआ। वैदिक धर्म में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, दर्शन शास्त्र की रचनाएं हुई। न्याय दर्शन किसकी है? महर्षि गौतम। योग दर्शन है महर्षि पतंजलि की। वैशेषिक महर्षि कणाद की और सांख्य महर्षि कपिल की। पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनि की। उत्तर मीमांसा वेदांत शंकराचार्य की। ये 6 वेदांग। 6 वेदांग कौन कौन से हैं? न्याय दर्शन महर्षि गौतम के, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, वैशेषिक महर्षि कणाद, सांख्य महर्षि कपिल, मीमांसा महर्षि जैमिनि और उत्तर मीमांसा वेदांत किसकी है? शंकराचार्य। ये क्या है? 6 वेदांग हैं। शिक्षा 6 वेदांग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण।
ये क्या है? वेदांग है। कौन से? शिक्षा है एक तो वेदांग, एक कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योमिति, ज्योतिष और व्याकरण। ये छह वेदांगों की तथा न्याय दर्शन महर्षि गौतम, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, वैशेषिक महर्षि कणाद, शाक्य महर्षि कपिल, पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनि, उत्तर मीमांसा वेदांत शंकराचार्य। ये छह वेदांग प्लस ये, इन्हीं के कारण भारत विश्व में जगत गुरु कहलाया। किन किन के कारण भारत विश्व में जगत गुरु किन के कारण कहलाया? ये इनकी रचनाएं प्लस छह वेदांगों के कारण विश्व में जगत गुरु कहलाया। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय उच्च कोटि शिक्षा के केंद्र बन गए। वैदिक संस्कृति का पूर्ण विकास हो गया। यहीं से विश्व की सृष्टि और परमात्मा की व्याख्या दी है। आत्मा और माया को व्यक्त किया गया। मनुष्य की दृष्टि से विकास और विनाश को समझाया गया। अज्ञान को मिटाकर ज्ञान के द्वारा विश्व शांति, प्रेम और सद्भावना की शिक्षा प्रदान की गई। इसी कारण भारत का अस्तित्व आज भी अमिट है। संस्कृत के आचार्यों ने संतों, सिद्धाचार्यों, जैनाचार्यों तथा नाथ समुदाय के योगियों द्वारा जनमानस में चेतना का नवीन संस्कार किया। चित्तवर्तियों का साहित्यिक प्रवृत्ति की ओर से मार्गदर्शन किया। इनका प्रमुख श्रेय भारतीय वैदिक साहित्य में ऋग्वेद को जाता है, क्योंकि ऋग्वेद की ऋचाएं सृष्टि के तत्वों की प्रामाणिक व्याख्या प्रदान करती हैं। जैसे इंद्र, वरुण, सूर्य, पृथ्वी आदि को देवों की संज्ञा देकर सृष्टि के संचालन में इनके सहयोग को प्रदान करने के कारण संतुष्टि की गई है। इसके बाद में ऋग्वेद हमारे साहित्य का मूल है। संस्कृत भाषा से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई। क्षेत्रीय अपभ्रंश भाषाओं में उपभाषाओं एवं बोलियां ही हिंदी साहित्य की जन्म का कारण है। हिंदी साहित्य पर वैदिक कालीन संस्कृत के शब्दों की अमिट छाप है। वाल्मीकि, वेदव्यास, अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट, दंडी, भामह, भारवी, भवभूति, विश्वनाथ, जयदेव, माघ, कलन आदि कवियों ने अपभ्रंश साहित्य के अनेक आचार्यों को काव्य में हिंदी भाषा को प्रभावित किया है। अब्दुल रहमान जो इंदु कृति प्रमाद प्रकाश धनपाल करत की भविष्यत कहता। एक तो भविष्यत कहा धनपाल करत। जसाऊ चरिव किसकी है? पुष्पदंत करत, पुष्पदंत की है जसाऊ चरिव। और स्वयंभू करत पवम चरिव रचना है स्वयंभू की। एक पावड़ दोहा किसकी है? राम सिंह की। और शब्दानुशासन किसकी है? हेमचंद्र की है। जैसी कृतियों का हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान है। राहुल सांस्कृतेन तो इस समय शरदपाद, जो राहुल सांस्कृतेन है वह शरदपाद को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, राहुल सांस्कृतेन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? शरदपाद को। किसे मानते हैं? शरदपाद या शरप्पा भी इसको बोलते हैं। इसके बाद में राजनीतिक प्रभाव आ गया। राजनीतिक प्रभाव में हर्षवर्धन का साम्राज्य 700 ईस्वी शताब्दी के प्रारंभ में छिन्न भिन्न हो गया। उनके द्वारा शासित राज्यों की अपनी संप्रभुता प्राप्त कर ली। साथ ही आक्रमणकारियों के लगातार युद्धों से भारतवर्ष की स्थिति को शोचनीय बना दिया।
भारत की संगठित सत्ता प्रदन की ओर जा रही। उस समय इस्लाम राज्य की नींव रखी जा रही थी। 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक भारतीय राजनीतिक परिस्थितियां धीरे धीरे क्षीण होती चली गई। इस्लामी शासक हिंदुस्तान पर काबिज हो गया। युद्धों में आहत भारतीय जनता अपना धैर्य खो चुकी थी। विदेशी शक्तियों के आक्रमण पर प्रभाव साहित्यिक क्षेत्र में पड़ने लगा। भाषा में अरबी फारसी शब्द आ गए। कौन से शब्द आ गए? अरबी फारसी। चारों तरफ अराजकता, ग्रह कलह, विद्रोह, आक्रमण, अशांति और निर्धनता से त्रस्त होकर मानव अपने मन में परम शक्ति के प्रति केंद्रित करने लगा। इस समय 3 बातें प्रमुख थी। कुछ व्यक्ति भौतिक सुखों से वंचित होने पर आध्यात्मिक बातें करने लगे। कुछ हिम्मत करके जीन जान से दुश्मनों से लोहा लेते हुए प्राण न्यौछावर करने लगे। कुछ मरते मरते भी अपने भोग का परित्याग नहीं कर सके। इस युग में विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। इन परिस्थितियों के बीच छोटी पंक्ति उन लोगों की थी जिन्होंने अपने शौर्य और बुद्धि के बल पर धैर्य को बनाए रखा, ईश्वर की लोक कल्याणकारी सत्ता में अपना विश्वास जगाए रखा। ऐसे वीर धरती के लिए गौरव बन रहे थे। उसी गौरवपूर्ण गाथा का उदय रासो साहित्य में हुआ, जिसमें आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, उनका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, शौर्य, वीरता और पराक्रम को दर्शाया गया था। राजनीतिक एक अजीब मोड़ ले रही थी। विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को बुरी तरह नष्ट कर दिया। जनधन की हानि के साथ भारतीय निराशा में डूब गए थे। आर्यवर्त की समृद्धि, खुशहाली और शक्ति के आसपास के सीमावर्ती प्रदेश खुश नहीं थे। उनके मन मस्तिष्क में सदैव आर्यावर्त की खुशी छीनने की योजना बनती रही थी। यह सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश विदेशियों की आंखों की किरकिरी बना हुआ था। यहाँ यवन, आबिर, हूण, कुषाण, मुसलमान आदि जातियाँ आई। भारत में अद्भुत शौर्य के आगे यवन पराजित हुए। किंतु लगातार युद्धों के कारण 10वीं शताब्दी तक विदेश जातियों ने अपना औचित्य जमा लिया। 6ठी शताब्दी से हर्षवर्धन का एक छत्र साम्राज्य रहा। चीनी यात्री हेनसांग जब आया तो भारत में वैभव को देखकर चकित रह गया था। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने भारत पर लगातार कई आक्रमण किए, भारत को लूट कर ले गया। गजनवी के बाद में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भी आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान किंतु लगातार युद्धों के कारण 10वीं शताब्दी तक विदेशी जातियों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। 6ठी शताब्दी में हर्षवर्धन का एक छत्र साम्राज्य रहा। चीनी यात्री हेनसांग जब आया तो भारत के वैभव को देखकर वह चकित रह गया। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने भारत पर लगातार कई आक्रमण किए और भारत को लूट कर ले गया। गजनवी के बाद भारत में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। किसने किया? मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था। क्या हो गया? तब पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गोरी को तराइन में पहला युद्ध हुआ, जिसमें गोरी पराजित हुआ। पृथ्वीराज चौहान के और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का पहला युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान की इसमें जीत होती है, मोहम्मद गोरी इसमें पराजित होता है। दूसरे ही वर्ष गोरी तराइन के मैदान में फिर आ डटा और ये भारत के निर्णायक युद्ध था। पृथ्वीराज चौहान की इसमें पराजय हो जाती है और गोरी की इसमें विजय हो जाती है।
इन युद्धों के कारण जनता और पिस गई थी, आर्थिक संकट से जूझ रही थी, अकाल और भूखमरी से आहत थी और सम्राट युद्ध में व्यस्त रहते थे और गुलाम प्रथा का बोलबाला था। स्त्रियों का बाजार में खरीदा और बेचा जाता था, दास प्रथा का प्रचलन हो रहा था। गुलाम वंश में खिलजी वंश तक भारत की स्थिति दयनीय हो गई थी। अकाल एवं गरीबी के कारण हिंदुओं का दुख भोगना पड़ा। अमीर खुसरो इसी युग के कवि थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति खुसरो की पहेलियाँ लिखी। ये खुसरो की पहेलियाँ की हैं। तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप ने उसका नाम जो पूछा, आधा नाम बताया। आधा नाम पिता पर प्यारा, बूझ पहेली गोरी, अमीर खुसरो यूं कहे, अपने नाम न बोली निबोरी। ये किसकी पहेलियाँ हैं? अमीर खुसरो की पहेलियाँ हैं। ये है इम्पोर्टेंट। इसके बाद में सामाजिक स्थिति का प्रभाव। राजनीतिक परिस्थितियों के साथ सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन आ रहा था। जनता के शासकों के प्रति विश्वास समाप्त हो गया था और धर्म के मठाधीशों के प्रति भी निराशा ही हाथ लग रही थी। चारों तरफ असहायता और लाचारी नजर आ रही थी। ऐसे में अंधविश्वास, जाति पाति का भेद बढ़ गया। समाज में असामाजिकता, अत्याचार, अनुशासनहीनता का वातावरण फैल गया। स्त्री के प्रति और भी अन्याय होने लगा। नारी वस्तुओं के भांति खरीदी गई और बेची गई। सती प्रथा, बाल विवाह और दास प्रथा की परंपरा में जोर पकड़ लिया था। ढोंगी संत महात्माओं के धर्म का भय दिखाकर ठग रहे थे। निर्धनता जनता के लिए अभिशाप बन चुकी थी। अकाल, महामारी, आक्रमण के कारण फसलों को नष्ट करना, जनता को मारना, काटना आदि बातों से समाज को विकट परिस्थितियों में डाल दिया। गरीब बन रहे थे और धनी धनवान बनते जा रहे थे। इस समय केवल साहित्य के द्वारा ही आशा का संचार किया जा रहा था। अपभ्रंश भाषा में साहित्य रचना हो रही थी, जिनके माध्यम से धर्म, नियत और नैतिकता युक्त समाज में अपना स्थान जमा रही थी। 7वीं सदी के अंत में 18वीं सदी के प्रारंभ में स्थापत्य कला का बढ़ावा मिला। पल्लव शासकों ने शिल्पियों और चित्रकारों को सम्मान देना शुरू कर दिया और मद्रास म्यूजियम की चोल ताम्रपत्र के अनुसार कांचीपुरम के बनकरों से उनकी व्यापारिक कलाओं के कारण वैसे व्यापारियों जैसा सम्मान मिलना शुरू हो गया। बुनकर उनके कपड़े का व्यापार करने लगे। दक्षिण में वैष्णव आलवार संतों के उच्च वर्ण और निम्न वर्ण संत आपस में मिलजुल कर रह रहे थे। समाज में सामाजिक सद्भावना का संदेश दे रहे थे। निम्न वर्ग सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से ऊपर उठने के लिए नया मार्ग ढूंढने के लिए प्रवृत्त हो रहा था। इसी समुदाय के कांचीपुरम नामक संत बहुत प्रतिष्ठित हो रहे थे। समाज में रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैतवाद और शंकराचार्य के द्वैतवाद के दर्शन जीवन दर्शन को प्रकट कर रहा था। अद्वैत के शंकराचार्य जगत को मिथ्या परिवर्तन मानते हुए ब्रह्म को सत्य मानते हैं। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद में जगत को शरीर और ब्रह्मा के शरीर मानते हैं। रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंद जी भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद के शिष्य रामानंद जी को। इसके बाद में आदिकाल की पृष्ठभूमि।
संस्कृत भाषा के विशाल साहित्य में अपार शब्द भंडार है। इसमें अनेक ग्रंथों की रचना हुई, किंतु वेद, उपनिषद, आरण्यक की भाषा जनसामान्य के लिए कठिन हो रही थी। इसलिए भाषा का सरलीकरण हुआ और लोक भाषा के रूप में अपभ्रंश तक पहुंच गई। 7वीं शताब्दी में अपभ्रंश पूर्ण रूप से विकास की ओर जा रही थी। कहीं यह ग्राम्य भाषा के रूप में तो कहीं संस्कृतनिष्ठ शब्दावली युक्त वाक्य योजना के अंतर्गत लिखी जा रही थी। तत्कालीन साहित्यकार जनरुचि को देखकर अपने मनोभाव को व्यक्त कर रहे थे। 7वीं शताब्दी के सिद्धांतों ने अपने अनुभवों को वाणी देना प्रारंभ कर दिया। इनकी भाषा में संस्कृत शब्दावली का प्रयोग हुआ। ये तत्सम शब्द धीरे धीरे हिंदी भाषा की नींव डाल रहे थे। 10वीं शताब्दी तक आते आते अपभ्रंश का लोक साहित्य पर्याप्त विकसित और सूक्ष्म भावनाओं की अभिव्यंजना करने लगा। इस तरह अपभ्रंश भाषा परिनिष्ठित होकर साहित्यिक भाषा का रूप धारण कर चुकी थी। लोक भाषा में लिखित साहित्य तत्सम शब्दावली युक्त अपभ्रंश में लिखा जाने लगा। अपभ्रंश का रूप निखर कर आ रहा था। विभिन्न प्रवृत्तियों के विभिन्न रूपों के कारण कथा और शिल्प विधान भी संस्कृत साहित्य के नियमों को बंधन से मुक्त हो गया। ये विभिन्न संप्रदाय, धर्म और मतांतरों का काल था। कहीं सदाचार और वैराग्य की धारा में कवि अपनी रचना लिख रहा था, कहीं श्रृंगार रस की धारा धीरे धीरे वीर रस के संगम हो रहा था। 10वीं शताब्दी से 36वीं शताब्दी का साहित्य राजाश्रय, धर्माश्रय और लोकाश्रय के आधार पर रचा जा रहा था। इस समय साहित्यिक संक्रमण काल चल रहा था। छंद, काव्यात्मक रूप, विषय वस्तु, काव्य रूढ़ि और परंपराओं की दृष्टि से अपभ्रंश साहित्य प्रचुर मात्रा में प्रभावित हुआ। हिंदी भाषा के प्रेरणावान बनाने से प्रयास समृद्धता एवं विकास प्रतिभावान रचनाकारों ने अपने भावों को लोकरंजनकारी एवं लोक कल्याणकारी बनाने का सुनियोजित मार्ग प्रशस्त किया। जनमानस जीवन की धारा की ओर बढ़ रहा था। वीर रस की वैरम्य धारा ने अद्भुत साहस का संचार किया। लोकरंजन के साथ साथ लोक रक्षण का काम कर रही थी। राजश्रयी कवि ने युद्ध के समय में मनोबल को बढ़ाने के लिए वीर रस चलो ये यहाँ पर ख़त्म हो गया है। इसके बाद में यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।